तत्व। ठीक है, तो यानी कि इनसे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं या जो भी यूपीएससी हो बीपीएससी हो जहाँ भी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका वर्णन किस में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। किस में वर्णन किया गया है, भाग 4 में है। इनके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल आपको मिलेगा 36 से लेके 51 तक। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 36 से लेके 51 तक मिलेगा। तीसरा कंडीशन है ये लिया कहाँ से गया है, ये जो स्रोत लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है इसको, आयरलैंड के संविधान से। अब एक क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में ही पूछा गया था, यूपीएससी जो आईएएस जो था, आईएएस 2002 की प्री में पूछा गया था, आखिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, इनको संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो यदि हम लोग इनके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है कि सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र जो है, प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, प्रजातंत्र की स्थापना करना। ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ पे पूछा गया था, आईएएस के प्री में 2002 ईस्वी में। ठीक है, ये स्थापना करना। दूसरा बात और भी है, उद्देश्य में एक और भी चीज देख सकते हैं, लोक कल्याणकारी जो होता है, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, राज्य की स्थापना करना। ठीक है, राज्य की क्या करना, स्थापना करना। समझिएगा, यानी कि हम क्या लिखे, पहला इनका उल्लेख किस में किया गया है, भाग 4 में किया गया है। आर्टिकल कौन सा है, 36 से 51 है। स्रोत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। उद्देश्य क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की क्या करना, स्थापना करना। दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना। ठीक है, इसी में से एक और भी कहता है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक ऑप्शन ये भी दिया गया था, ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे यूपी पीसीएस में उद्देश्य से ही मैनुअली क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर यहाँ से। ठीक है, यहाँ से उद्देश्य से ज़्यादातर क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, कहाँ पे पूछा गया, ये पूछा गया आईएएस में पूछा गया था। ठीक है, आईएएस के प्री में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन जो होता है यूपी पीसीएस में आपको पूछा गया है। समझ गए, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब देख लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, ये भी देख लिए। हम लोग इससे रिलेटेड अब जो भी आर्टिकल होंगे हम उस आर्टिकल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 से कहाँ तक अब जरूरी है, 51 तक। ये जो आर्टिकल 36 देख रहे हैं इसमें नीति निर्देशक तत्वों की क्या है, परिभाषा है। पहला क्या है दोस्तों, इसमें परिभाषा किया गया है, किसकी, परिभाषा दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा किसमें दी गई है, तो ये दिया गया है किसमें, आर्टिकल 36 में। वही यदि आर्टिकल 37 देखें हम लोग, आर्टिकल 37 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनके किसके बारे में बताया गया है, प्रकृति के बारे में। किनके बारे में बताया गया है यहाँ पे, प्रकृति के बारे में। समझिएगा ध्यान से पहले, तो आर्टिकल 36 में क्या बताया गया है, परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है, प्रकृति। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति किस में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 36 में परिभाषा, समझ गए। इसके उद्देश्य क्या हुआ, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना। समझ गए। तीसरा हम लोग जब देखेंगे इसी में जब तीसरा देखेंगे, क्या इसको हम मिटा सकते हैं, क्या मिटा दें, ठीक है। चलिए हम लोग 37 देख लिए, 36 के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग किनको देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 38। समझिएगा ध्यान से, आर्टिकल 38 के बारे में। इसमें क्या कहता है, लोक कल्याण की बात किया गया है। लोक कल्याणकारी
लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। किनके बारे में? लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान किया गया है। समझिएगा यहाँ पे आर्टिकल 38 जो है इसमें किनका वर्णन किया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन। वही हम लोग जब देखते हैं आर्टिकल 39 और आर्टिकल यहीं पे 39 का कौन सा देखते हैं हम लोग? को देखेंगे। समझिएगा यहाँ पे आर्टिकल 39 जो होता है इसमें ये बोला जाता है कि यदि कोई भी काम स्त्री पुरुष दोनों कर रहे हैं तो आप उसमें जो भी है स्त्री पुरुष दोनों को जो है समान कार्य के लिए आप समान वेतन दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पुरुष को 700 रुपये दे दिया 8 घंटे का, स्त्री को 400 रुपये, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो वही क्या बोला गया? इसमें बोला गया समान कार्य के लिए, समझिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है, ठीक है, समान वेतन। ये किस में बोला गया है? आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है? पुरुष एवं स्त्री जो होते हैं समान कार्य के लिए क्या दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आर्टिकल 39 का को जो होता है समान न्याय एवं विधिक सहायता, समान न्याय एवं विधिक सहायता, ये दोस्तों किसके बारे में बोल रहे हैं बताइएगा? यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है स्त्री और पुरुष दोनों का। यहाँ पे आर्टिकल 39 में क्या बोला गया कि जो स्त्री और पुरुष हैं उन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समझ के। दूसरा बोला गया आर्टिकल 39 के को में समान न्याय एवं विधिक सहायता, किसको? स्त्री और पुरुष दोनों को जो है समान न्याय मिलना चाहिए और समान विधिक सहायता मिलना चाहिए। क्या आप इसको समझ गए? तीसरा हम लोग जब देखते हैं आर्टिकल किसको देखते हैं हम लोग? 40 को देखते हैं। अब 40 क्या कहता है? ये 40 जो होता है ग्राम पंचायतों के, राज्य में जो होता है ना, ग्राम पंचायतों के गठन से है। किनके गठन से? ग्राम पंचायतों के गठन से, ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन से। यदि एक बात बोलिएगा तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे आर्टिकल देखिएगा 243 जो होता है यहाँ पे पंचायती राज का वर्णन है, ठीक है। कहाँ? पंचायती राज का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 1 से लेकर के आपको कहाँ तक दिया गया है? चलिए हम लोग देख लें। 1 से लेकर के ओ तक, ए से लेकर के कहाँ तक? ओ तक। वही हम लोग देखेंगे 243 में पंचायत है, ठीक है, पंचायत की परिभाषा। दूसरा 243 ए में ग्राम सभा, यहाँ पे किसकी चर्चा किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन करना है। वही दोस्तों 243 का जो ए होगा वहाँ पे ग्राम सभा की चर्चा की गई है। किनकी चर्चा? ग्राम सभा की, ठीक है। वही वार्ड सदस्य की यदि बात करेगा 243 के किस में किया गया है? एस में किए गए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं जो भी है। जब हम लोग वहां पे चलेंगे तो 243 से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं हम लोग सबको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला क्या देखें हम लोग? 40 में क्या बोला गया? 40 में बोला गया ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल जो 41 है, आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में क्या बोलता है? कुछ दशाओं में, समझिएगा यहाँ से, कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार है। किसका अधिकार है? काम और शिक्षा पाने का अधिकार। ये बात समझिएगा क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा, अब किसी को कार्य नहीं मिल रहा है तो उसके स्टेट का ये कर्तव्य होता है उस व्यक्ति के लिए काम की व्यवस्था करे, ठीक है ना। उस व्यक्ति के लिए काम का स्रोत खोजे, जिससे बोलते हैं ना अभी रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। ये कौन से आर्टिकल बोला जाए? आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग ही हम लोग बोल रहे हैं। जब दोस्तों हमको काम मिल गया, काम क्या हो गया? मिल गया। समझिएगा यहाँ पे आर्टिकल 41, जब आपको काम मिल गया, पहले तो काम खोज लिया आप, काम खोजे। दूसरी बात आप क्या बोलिएगा उनको? बोला कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, ठीक है। और क्या बोले हैं कि ये जो काम मिलेगा ऐसा नहीं कि हार्ड काम हो जाए, ठीक है। जो व्यक्ति जिसके सामर्थ्य है
जिस चीज़ के लिए सामर्थ्य है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाए, ठीक है। तो ये बोला जाए कि काम जो होगा वो काम कैसा होगा, न्याय संगत हो, कैसा हो, न्याय संगत हो, ठीक है। कैसा हो, काम जो होगा वह कैसा हो, न्याय संगत हो एवं मानवोचित हो, ठीक है, मानवोचित, यानी कि मानव के लिए वह क्या हो, उचित हो। हम देख लिए आर्टिकल 42 के बारे में आप समझ गए। हम एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 42 से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, आर्टिकल 43 के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 41 में आपने क्या बोला, काम शिक्षा पाने का अधिकार, काम तो आप खोज लिए हैं, और फिर क्या बोले, काम जो होगा ना मानवोचित होगा, यानी कि मानव के लिए जो उचित होगा वही काम उससे करवाया जाए। अब आपको काम भी मिल गया, काम आपके पसंद का मिल गया। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, जब आप काम पे लग चुके हैं तो आप क्या मांगिएगा, काम के बदले तो वेतन भी तो मांगिएगा। ऐसा नहीं कि 8 घंटे का 4,000 रुपया दे दें, तो आप जो वेतन जो है न्यायप्रिय होना चाहिए, यानी कि क्या बोलता है कि काम न्याय संगत होगा, मानवोचित होगा। तीसरा 43 में क्या बोलते हैं, हमको वेतन भी चाहिए, काम के बदले क्या मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो इसमें 43 में किसकी चर्चा की गई है दोस्तों, वेतन की चर्चा किया गया है। किन की चर्चा, वेतन की चर्चा। यहीं पे एक और आर्टिकल आता है, फिलहाल हम रिकॉल करते हैं। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आर्टिकल 39 के क में समान न्याय और विधिक सहायता का प्रावधान है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ग्राम सभा का 243 के ए में है। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में हम क्या बोले, काम पाइए। पहला में क्या, काम पाइए। दूसरा, काम कैसा हो, मानव के लिए उचित हो। तीसरा, काम पे लग गए आप। चौथा आप क्या बोलेगा, हमको वेतन भी तो चाहिए ना, तो वेतन मांग लिए। तो वेतन मांग लिए किसके अकॉर्डिंग, 43 के अकॉर्डिंग। 43 के अकॉर्डिंग क्या मांग लिया आप, वेतन मांग लिया, वेतन मांग लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आर्टिकल जो 43 का ए होगा, आर्टिकल 43 का जो ए होगा, आर्टिकल कौन सा, 43 का, एक बार देख लेते हैं, ऊपर मिटा सकल 43 का ए, ठीक है। आर्टिकल 43 का ए, उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, ठीक है, की भूमिका। जो उद्योग लगाया जाएगा उसमें किसकी भूमिका दोस्तों, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, उनकी क्या भूमिका के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये याद रहेगा। अब हम लोग एंट्री लेते हैं 44 में। आर्टिकल कहाँ चलते हैं, 44 में। यहीं पे दोस्तों एक सहकारी समिति से भी रिलेटेड है, जो 43 का ख है, ठीक है ना, बी है। अब 44 में देखते हैं, समान नागरिक संहिता बोल रहा है। समान कौन सा, नागरिक संहिता। अब समझिएगा, समान नागरिक संहिता की क्या बात है। उस स्टेट में जो भी कानून लागू होंगे सबके लिए क्या होगा, एक समान होगा। तो वह यही बात अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है किसके द्वारा लागू किया गया है, तो इसको लागू करने वाला हाल ही में किसने किया है दोस्तों, उत्तराखंड के द्वारा। किनके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के। हालांकि पहले लागू किया गया था गोवा के द्वारा, अभी किनके द्वारा किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। याद रहेगा आपको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो वही हम लोग देखते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। किनके बारे में देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 45 में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। एक बार यहीं पे देखिएगा कि कभी अभी हाल ही में वायरल हुआ था एक वीडियो, उसमें पूछा जा रहा था कि ये जो आर्टिकल 45 है,
ठीक है। आर्टिकल जो 45 पे देख रहे हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए हैं। तो आर्टिकल 21 का को किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए है। कितना से कितना? 6 से 14 के लिए कितना? आर्टिकल 21 का को 6 से वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र जानते हैं ना, वो किसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है? आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग, याद रहेगा आपको। तो चलते हैं हम लोग आर्टिकल 46 की तरफ, ठीक है। किसके तरफ चल रहे हैं अब? आर्टिकल 46 को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 46 क्या कहता है? ये जो आर्टिकल 46 समझिएगा, इसमें देख रहे हैं 46 में राज्य जो होता है, इसके तहत क्या बोला जाता है? राज्य का एक कर्तव्य होगा, वह एससी हो या एसटी हो या अन्य जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो है, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? शिक्षा व आर्थिक हितों में, किस शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। हम क्या बोले? एससी एसटी से, सिंपली याद रखिए एससी एसटी या अन्य दुर्बल वर्गों के लिए। 45 में 6 वर्ष से कम के लिए, 46 में एससी एसटी या अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए। वही यदि हम लोग देखेंगे इसको मिटा, राज्य जो होता है ना, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य जो होता है लोगों के पोषण स्तर, लोगों के पोषण स्तर, ठीक है, लोगों के पोषण स्तर या जीवन स्तर, ठीक है, पोषण स्तर को जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। ऊंचा करने का क्या करेगा दोस्तों? प्रयास करेगा। हम क्या देखें? आर्टिकल 47 जो राज्य जो होता है लोगों के लिए पोषण स्तर, लोगों के पोषण स्तर, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का क्या करेगा? ये प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ये प्रयास करेंगे। और बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 48 देखते हैं। आर्टिकल 48 में जो होता है कृषि से ये रिलेटेड है या पशुपालन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कृषि और पशुपालन से, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? पशुपालन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कृषि या पशुपालन या जो दुधारू पशु है ना, उनके लिए जो है संरक्षण का ये प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 48 क्या करते हैं? कृषि हो गया या दुधारू पशु जो होते हैं उनके लिए ये क्या करेंगे? संरक्षण का प्रयास करेंगे, समझ गए। तो आर्टिकल 47 में क्या? राज्य लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। 48 में पशुपालन जो होते हैं, पशुओं को सुरक्षा दी गई है। और 48 का क्या बोला जाता है? ए। 48 के जो ए होते हैं, अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आर्टिकल कहाँ से देख रहे थे? 47 से। आर्टिकल 47 में क्या बोला गया है? राज्य के लोगों के लिए पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का ये प्रयास करेंगे। कौन करेगा? स्टेट। जैसे देखते हैं शराब पे प्रतिबंध लगाया जाता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लगाया गया? आर्टिकल 47 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48 में क्या बोला गया? जो दुधारू पशु हैं या कृषि जो है उनको संरक्षण प्रदान किया गया। दुधारू पशुओं को क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला 48 में क्या बोला गया है? देश में जो भी पर्यावरण है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, ठीक है। देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों के रक्षा का प्रयास करेगा। प्रयास किसकी कौन करेगा दोस्तों? स्टेट करेगा। कौन करेगा? स्टेट। यानी कि देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रयास कौन करेगा? स्टेट करेगा। उसके बाद आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं या स्थान है या वस्तु है, उनकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। कौन करेगा? स्टेट। चूंकि ये स्टेट का कर्तव्य होता है, ठीक है। एक इसका कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका से क्या कर दिया गया है? पृथक कर दिया गया, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या किया गया? पृथक कर दिया गया। आर्टिकल 51 जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है।
एक बार हम लोग पूरा रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया गया है, 37 में प्रकृति है, 38 में लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, 39 में क्या बोला है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 39 के क में समान न्याय एवं विधिक सहायता। 40 में क्या बोला गया, ग्राम पंचायतों के गठन से। 41 में काम पाने का अधिकार। 42 में काम कैसा होगा, मानवोचित, यानी कि मानव के लिए क्या होगा, उचित होगा। 43 में जो काम किया जाएगा उसके लिए वेतन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाए, ठीक है। उसके बाद 43 देख लिए। 43 का को हम लोग क्या देखें, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भूमिका, कामगारों की भूमिका, ठीक है। 44 में क्या देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखें, समान नागरिक संहिता देखें। 45 में हम लोग क्या देखें, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना। 46 में हम लोग क्या देखें, SC ST या अन्य दुर्बल वर्ग के लोग जो होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा, ठीक है। अगला 47 देखते हैं कि स्टेट जो होते हैं लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। 48 में क्या बोलते हैं, पशुओं की सुरक्षा की जाए। 49 में क्या कहता है, 48 में क्या बोलता है, 48 में बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास कौन करेगा, स्टेट करेगा। 49 में क्या बोलेगा, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं या वस्तु हैं उनकी क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। 15 में क्या बोला गया कि 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से रिलेटेड है। क्या इतना चीज याद रहेगा? तो हम लोग देख लेते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोस्तों किनका कर्तव्य है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये राज्य का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। दूसरा, ये दोस्तों वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, क्योंकि यदि इसमें से आपका किसी का भी पालन नहीं हुआ तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं, तो यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। तो 2 चीज ये याद रखना, ये किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। दूसरा, ये वाद योग्य नहीं है। अब दोस्तों हम लोग जो पॉइंट फैक्ट पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, हम हर एक फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ये MPSC में पूछा गया, ठीक है, MPPCS में पूछा गया है। दूसरा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये क्या है, इसमें पूछ दिया गया है, वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है, इनमें से दोनों हैं, तो ऐसा पूछा गया। ये पूछा गया है IAS में, ठीक है, ये कहाँ पूछा गया आपको, IAS में पूछा गया है। फिर हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछा गया एक दोस्तों क्वेश्चन, ये BPSC में पूछा गया है, उत्तराखंड PCS में पूछा गया है, UP लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है और IAS प्री 2015 में भी पूछे गए हैं। तो कहता है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसमें निहित है, तो किसमें निहित है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वहीन करेंगे। उसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा चौथी अनुसूची, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा प्रस्तावना। तो इसमें से कौन सा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो कल्याणकारी राज्य के लिए कौन आता है, मौलिक अधिकार। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है UPPCS के मेंस में पूछा गया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें, कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये भी क्वेश्चन आपको UPPCS के प्री में भी पूछा गया है, याद रहेगा। यानी कि देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के कल्याणकारी राज्य होने का प्रावधान जो है किसमें
उसमें पाया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा मौलिक अधिकार है, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इनमें क्या होगा? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में जो है कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है? पहले समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, इन तीनों भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। अगला पूछा गया भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। ये पूछा गया आपको झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, यूपी लोअर कोर्ट में पूछा गया है। अगला पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से, ये भी बताएं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। भारतीय संविधान में वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वही क्वेश्चन फिर से दोहराया गया। एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर सब में पूछा गया। तो वही दोस्तों नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है। समझ गए। अगला क्वेश्चन जो आपसे दिया गया है इसी में से मिलाने के भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का जो केंद्रीकरण का किसका उल्लंघन करता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या करता है? ये उल्लंघन करता है। अब कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है ना। कौन सी आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 में। समझ गए। तो इसी तरीके से अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इस तरीके से आप जरूर इसे याद रखें। अगले दिन जो है हम लोग किसको देखेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। किसको? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में, इसी तरीके से एक एक टॉपिक जो है हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है। चलिए, जय हिंद।